और कांग्रेस की बड़कागांव विधायक हैं अंबा प्रसाद, जिनके यहां ईडी ने छापा मारा था। 20-22 घंटों तक छापे की कार्रवाई चली थी और उसके बाद अब अंबा प्रसाद के आवास के बाहर हमारी संवाददाता करिश्मा मौजूद हैं और उनके साथ विधायक अंबा प्रसाद भी मौजूद हैं। सीधे करिश्मा से जुड़ेंगे हम। करिश्मा, आखिर क्या कुछ कह रही हैं अंबा प्रसाद इस ये जो छापे की कार्रवाई चली है उसे लेकर? कल का जो नजारा था आपने देखा होगा कि ईडी के अधिकारी अहले सुबह यानी कि 8 बजे बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के आवास पहुंचते हैं। 18 घंटे तक जो छापेमारी है वो चलती है, कई कागजात अपने साथ लेकर जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ अंबा प्रसाद खुद मौजूद है, बातचीत करेंगे हम अंबा प्रसाद से और ये जानेंगे कि इस पूरे प्रकरण को अंबा प्रसाद किस रूप में ले रही है। कल अहले सुबह ईडी के अधिकारी पहुंचते हैं, लगभग 18 घंटे छापेमारी चलती है, इसको पहले अंबा प्रसाद किस रूप में ले रही है? देखिए, सब कुछ स्पष्ट है। लोकसभा का चुनाव आने वाला है, आचार संहिता लगने वाला है और जो 24 घंटा क्षेत्र में व्यस्त रहने वाली विधायक के घर में अगर ईडी आती है तो उसका मतलब क्या है। और हमने तो पूरा सहयोग किया उनको। हर जगह कोई ऐसा जगह नहीं था जहाँ पे मतलब उन्होंने बोला उठो तो उठे रहे, मतलब खड़े रहे, उन्होंने बोला बैठो तो बैठे रहे। कष्ट भी हो रहा था तो भी मतलब उनसे कुछ अनुरोध भी कर रहे थे तो भी नहीं सुन रहे थे। हालांकि काफी टॉर्चरस रहा और ये सारा चीज मैंने तो प्रभारी को पूर्व में बता दिया है। प्रदेश अध्यक्ष भी थे, प्रभारी भी थे, हमारे 8-9 विधायक थे उस बैठक में। हमने उनको स्पष्ट बोल दिया है कि ये सारा बात हमने बताया है कि पूर्व में हजारीबाग लोकसभा टिकट के लिए बीजेपी की तरफ से प्रयास किया जा रहा था और उसके बाद फिर इनफैक्ट आज भी हमारे पास मैसेज किया गया कि भाई आपका वहाँ बैठा हुआ है, वहाँ पे सब बैठे हुए हैं, अभी भी बताइए 15 मिनट में चतरा लोकसभा से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। तो ये तो बड़ा ही मतलब मतलब कोई मर्यादा नहीं है, कोई मतलब ये बड़ा शॉकिंग मेरे लिए भी है क्योंकि ये मैं पहली बार मैं भी अनुभव कर रही हूँ। मेरा पूरा परिवार को परेशान किया गया है इस प्रकरण में। मेरी माँ काफी परेशान रही है, उनका कोई भी चीज से कोई संबंध नहीं है, तो राजनीतिक में भी अब उतना नहीं रहती है, कभी क्षेत्र में जाती है किसी के इनविटेशन में बिल्कुल। और मेरा भाई का 4 दिन से तबीयत भी खराब था, उसको भी हमें खबर मिली कि खाना भी नहीं खाने दिया जा रहा था और यही चीज यहाँ पे भी किया गया। मतलब दबाव है कहीं ना कहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज एक प्रेस वार्ता रखी गई और ये बताया गया और ये समझाने की कोशिश की गई कि अगर दबाव मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से अंबा प्रसाद को, तो अंबा प्रसाद बताए 2 दिनों के अंदर कि दबाव किससे मिल रहा था अंबा प्रसाद को। देखिए, तो हंसने वाली बात है। उनसे आप ये पूछिए कि 100 से ज्यादा कांग्रेस के लोग क्या मुंह उठा के बीजेपी में चले गए थे? वो कौन लोग थे जो इन लोगों के पास जाके बातचीत करने वाले लोग थे? क्या उनको ऐसे ही टिकट मिल गया, मुंह उठा के गए, टिकट मिल गया और तुरंत मंत्री बना दिया गया, तुरंत मुख्यमंत्री बना दिया गया बिना कोई नेगोशिएशन का? ये लोग इतना बड़ा उपकार करते हैं जब कांग्रेस के लोग या दूसरे पार्टी के लोग शामिल होते हैं बीजेपी में। इनको बोलिए ये खुद उजागर करे कि कौन लोग हैं वो जो इतने सारे लोग के पास जाते हैं, उनको डराने का या फिर उनको प्रलोभन देने का काम करते हैं, उनको अपने केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से उन पे दबाव बनाते हैं। ये कौन लोग हैं? इतने सारे लोग जो गए और कई चीजों में खुलासा भी हुआ। क्या ये ऐसे ही चले गए मुंह उठा के? ऐसा तो नहीं होता है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा था कि जमीन पर जबरन आप लोगों का जो कब्जा है वो देखने को मिलता है। इसको लेकर एक वीडियो भी रिलीज किया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि किस तरीके से आप लोग मनमानी करते हैं। इसको किस रूप में ले रही है अंबा प्रसाद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर ईडी है या सीईओ बन गए हैं या फिर अंचल अधिकारी है भारतीय जनता पार्टी या डीसी है भारतीय जनता पार्टी, मतलब किसके प्रवक्ता है वो? क्योंकि ये तो पेपर में आना चाहिए, जो ऑथेंटिकेशन जो होता है वो अधिकारी के तरफ से होना चाहिए। क्योंकि हमने तो स्पष्ट कहा कि वहाँ एसडीओ थे जो विद्याभूषण, उनके तरफ से शरणत्र रची गई थी। आप अभी कोई भी जांच करा लीजिए। मैं तो खुले तौर पे कहती हूँ कि आप इतना भी तो कमजोर नहीं समझना चाहिए विपक्ष को, अपने आप को।
तो मैं तो चैलेंज कर रही हूँ कि आप अभी भी जाइए उस जमीन का जांच कराइए कि कब हमने कब्जा कराया, किस दिन हम वहाँ खड़े होके कब्जा कराएं, या मेरे परिवार वाले किस दिन वहाँ खड़े होके कब्जा कराएं। आप एक भी वीडियो दिखा दीजिए, फुटेज दिखा दीजिए, बस ऐसे ही कुछ भी दिखाने से तो नहीं चलेगा। मतलब बीजेपी लेकिन आरोप लगा रही है अम्बा प्रसाद। देखिए, बीजेपी आरोप तब तक लगाएगी जब तक हम बीजेपी में नहीं रहेंगे। जिस दिन हम बीजेपी में चले जाएंगे उस दिन सारा आरोप खत्म हो जाएगा। मतलब अम्बा प्रसाद को ऑफर मिला था, अम्बा प्रसाद ने उसे रिजेक्ट, और इस तरीके की बात जो है वो सामने आ रही है। सबसे स्पष्ट बात है कि और कुछ लोग हमको ये भी बोले, हिदायत दिए, वो बीजेपी के साइड से ही थे कि ज्यादा एनटीपीसी और अडानी के खिलाफ जो विधानसभा में मामला उठाया जाता है तुम्हारे द्वारा, वो ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। तो हम बीजेपी का नेम प्लेट लगा के एमपी बन के हम क्या करेंगे जब हम इतने कमजोर रहेंगे, हम जनता के काम ही नहीं आएंगे, जब जनता का आवाज नहीं उठा पाएंगे, उनके न्याय के लिए नहीं लड़ पाएंगे। इनको हिम्मत हमने तो आज तक नहीं देखा कि लोकसभा में कोई अडानी के खिलाफ बोल रहा है। अभी गोंदलपुरा में आप जाके देखिए अडानी किस तरह से लोगों को का शोषण कर रही है, किस तरह से पूरे टेंशन का माहौल है पूरे क्षेत्र में। मतलब हजारों की संख्या में लोग इतने पैदल रैली किए हैं अडानी के खिलाफ। क्या एक बार भी सांसद महोदय का हिम्मत था? मुझे लगता है कि इसमें सांसद महोदय का कसूर बस इतना ही है कि वो उस पार्टी को चूज करे, या फिर मतलब क्योंकि देखिए हमारे पार्टी में लीडरशिप है और यहाँ पे इंडिपेंडेंस है, यहाँ पे स्वतंत्रता है, यहाँ पे आप लोगों के हित में लड़ने के लिए, लोगों के न्याय के लड़ने के लिए, बस यही सिद्धांत के साथ हमें पार्टी में बोला जाता है, हमें प्रेरित किया जाता है कि आप जनता के लिए लड़ो, आप संघर्ष करो। तो ये सब चीज हमें जिंदा रखता है, हमें कोई पद जिंदा नहीं रखता। हमारा जो अभिमान है, हमारा जो शान है, वो हमारे अपने होने पे है। हम जब अपना अस्तित्व ही खो दें और कहीं पे हम मूर्ति की तरह रहे तो वो अम्बा प्रसाद नहीं है। अच्छा, लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में ये कहा जा रहा था कि हजारीबाग सीट से अम्बा प्रसाद चुनाव लड़ सकती है, तो क्या ये वजह है? क्या ऐसा आपको लग रहा है कि अम्बा प्रसाद का नाम सामने आ रहा था? देखिए, मेरे पास तो फोन नहीं है और कुछ भी नहीं है, हम तो कल से देखे नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन कुछ लोग सुबह से मिलने आए, वो कह रहे थे कि सब जगह यही लोग बोल रहे हैं कि अरे अम्बा लड़ने वाली थी, उसको डराया जाता है। ये तो खुद लोग बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं है। बोल रहे हैं कि आपके सारे सोशल मीडिया में लोग कमेंट कर रहे हैं कि हम बीजेपी इसको इस तरह से नहीं करना चाहिए। लोग जान रहे हैं कि कौन करवा रहा है और ये सर्वविदित है। आप लोग भी अपने मीडिया में बोले कि अम्बा प्रसाद का बहुत बड़ा दावा है, वहां से जीत सकती है। आप इतना बोल रहे हैं, सारे मीडिया बोल रहे हैं, सारे से एक सर्वे निकाला गया जिसमें कि सबसे मजबूत ये उम्मीदवार के रूप में मुझे वहां पे पेश किया गया। तो कहीं ना कहीं देखिए हजारीबाग उनके लिए बहुत फोकस सीट है और बड़कागांव में अभी केंद्र का बहुत ज्यादा नजर है, क्योंकि बड़कागांव अभी बहुत हॉट सीट हो गया है, खास करके उन लोगों के लिए जो पूंजीपतियों को मदद करना चाहते हैं। तो हम लोग तो हमेशा लड़े हैं पूंजीपतियों से और मेरा परिवार बहुत बड़ा उदाहरण है और मुझे किसी को अपना प्रूफ देने का जरूरत नहीं है। लोग हमसे कनेक्ट होते हैं, लोग जानते हैं कि हम कैसे हैं, लोग हमसे मिलते हैं, जिस उम्मीद से मिलते हैं वो कितना संतुष्ट होते हैं, क्या उनको मेरे से भाव क्या मिलता है, वो मुझे बताने का जरूरत नहीं है। देखिए, आपकी माताश्री का कल बयान आया निर्मला देवी का, उनका कहना है कि राजनीति जो है गंदी चीज है और ऐसे में वो लगातार आपको हिदायत दे रही थी कि आप राजनीति से अपने आप को अलग कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आगे बढ़ता है उससे पीछे भी लाया जाता है। तो इसको आप किस रूप में ले रही है? आपकी माताश्री ये बोली है कल। देखिए, मेरी माँ बहुत आहत है और मैं अभी हजारीबाग ही जा रही हूँ माँ से मिलने के लिए। काफ़ी पीड़ा हुआ मुझे ये बात सुन के कि उनका जो पीड़ा है वो निकल के आ रहा है। तो ये लड़ाई है, माँ तो माँ होती है, उनको तो ये स्थिति, और वो खुद राजनीति में रही है, खुद वो भुक्तभोगी रही है, खुद जेल भी जाना पड़ा है उनको, सारे षड्यंत्र के शिकार हुई। और जिस पैटर्न में हमारे फैमिली के साथ अटैक किया गया है, हमेशा इलेक्शन के पहले आप देखिए, जब मेरे पिताजी को इलेक्शन के 2 महीना पहले जेल भेज दिया गया षड्यंत्र करके, और लगभग मैं कहूँ कि सबका नजर बड़कागांव में रहता है। फिर उसके बाद मेरी माँ को आना पड़ा, मेरी माँ को लोगों ने समर्थन दिया, साथ दिया, वो जीत गई। उसके बाद ठीक चुनाव के पहले और काफी पहले ये पूरा षड्यंत्र किया गया कि इनका सजा वजा करा के सारा खत्म कर दिया जाए। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि अम्बा प्रसाद दिल्ली से पढ़ाई लिखाई छोड़ के आके चुनाव लड़ेगी। हम खुद नहीं सोचे थे, ना ही मेरा कोई सपना था, ना ही मेरा कोई इच्छा था। लेकिन
ये हालात ने मुझे चुना है और मैं इस हालात को एक चुनौती समझ के मैं आगे इस चुनौती को पार की हूँ, लगातार चुनौतियों का सामना की हूँ और मुझे लगता है कि बहुत कम समय में मैंने बहुत सारी चुनौतियों को देखा और ये भी एक बहुत बड़ा चुनौती है। अभी पता नहीं है क्या क्या करेंगे, लेकिन जिस तरह से पूरे देश भर में इनका जो गाथा है, जो सब कुछ चल रहा है, वो तो किसी से अब छुपा हुआ नहीं। अब तो ये पूरा एक्सपोज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इनका है कि फर्क नहीं पड़ने वाला चीज है। अच्छा अंबा जी, कल जब ईडी के ये अधिकारी तैयार हैं क्योंकि यशवंत सिन्हा भी, उनसे भी मुलाकात हुई थी, वो मुलाकात भी काफी चर्चा में रही थी। जी उदय, मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगी क्योंकि आपका नाम जो है सामने आ रहा है कि हजारीबाग सीट से शायद आपको कांग्रेस टिकट दे सकती है, लोकसभा सीट है वहां, और ऐसे में आपने यशवंत सिन्हा से भी मुलाकात की और इसको भी लेकर कई खबरें जो है वो सामने आ रही है, तो क्या आप इसको लेकर पूरे तरीके से तैयार है कि अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो आप पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से कह सकते हैं, लड़िएगा वहां से चुनाव? देखिए, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। टिकट दे तो भी मैं कमर कस के लड़ूंगी, टिकट नहीं दे तो भी कमर कस के लड़ूंगी और कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। तो देखिए उदय, अंबा प्रसाद ने कहा है कि टिकट मिलता है तब भी ये लड़ेंगी और टिकट नहीं मिलता है तो कमर कस के ये और भी लड़ेंगी। और भी हम इनसे वार्ता करते हैं। कल जिस तरीके से ईडी के अधिकारी आपके आवास पहुंचे, आप उस वक्त क्या कर रही थी? क्योंकि कई ऐसे दर्शक है जो ये पूछ रहे थे कि क्या अंबा प्रसाद को पता था, अंबा प्रसाद उस वक्त क्या कर रही थी और किस तरीके से अंबा प्रसाद ने रिएक्ट किया इस पूरे सिचुएशन को देखते हुए? देखिए, हम तो 3-4 बजे रात को आए शादी अटेंड करके, काफी थके हुए थे। फिर सुबह सुबह कोर्ट जाना था। कोर्ट में मेरे पापा का डेट लगा हुआ था, इसलिए हम रांची रुके थे। तो सुबह 6 बजे के लगभग के लोग सीधा मेरे जहाँ पे हम सो रहे थे वहां तक पहुंच गए। तो मुझे लगा कि कोई कहीं से आए हैं, कोई समस्या लेके, जैसे रोज आते हैं। तो मैं उसी तरह से देखी, तो मैं सोची कि ये बेडरूम तक क्यों आ गए। फिर मैं तुरंत उठी और फिर वो अपना परिचय दिए कि हम सर्च वारंट है मेरे पास और हम सर्च करना है। तो हम बोले आप करिए, तो बोले आप साइन करिए। तो हम बोले कि पहले हम इसका पुष्टि कर ले, उसके बाद साइन करेंगे, और अगर आपको सर्च करना है आप इसके बिना भी सर्च कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा डराने का कोशिश करे, ये करे, लेकिन फिर भी अपने लॉयर से बात करे। उन्होंने बोला कि आप खुद लॉयर हैं, आप करिए। हम बोले हम कितने भी लॉयर हैं, लेकिन हम हमेशा चाहेंगे कि हमारे जो सीनियर्स हैं उनका सलाह ले लें, क्योंकि आप कहाँ हैं हम तो आपको जानते नहीं हैं। और उनके साथ और भी लोग आए थे। तो फिर उसके बाद वो जांच करने लगे, हम साइन करे, अपने लॉयर से बोले तो उन्होंने बोला कि आप साइन कर दो। और फिर लगातार उनका जो मतलब जांच है शुरू हो गया। उन्होंने बोला कि आप यहीं रहो, तो हम वहीं रहे। उसके बाद जहाँ जहाँ वो बोले आप वहीं रहो, आई हैव कोऑपरेटेड देम। उसके बाद फिर पानी भी पीना था या जो भी, मतलब तो हम लोग सुबह उठते हैं, पानी पीते हैं, लेकिन ये सारा चीज कुछ भी नहीं हम लोग कर पाए। और बहुत टॉर्चरस था। एक मानवता और एक इंसानियत भी इंसान को होना चाहिए, और हम लोग जब हर तरह से कोऑपरेट करें। लेकिन ठीक है, अब क्योंकि हम लोग झेलने वाले लोग हैं, झेलना ठीक है, लेकिन कहीं भी ये चीज़ तो स्पष्ट था उनको भी कि कुछ जिस तरह से वो खोज छानबीन कर रहे थे, वो क्वेश्चन भी देख रहे थे हमारे विधानसभा में, हम कौन कौन सा क्वेश्चन उठाते हैं, वो फाइल तक भी उनकी नज़र गई। कई सारी केस रिलेटेड फाइल भी वो देख रहे थे, तो उससे रिलेटेड जानकारी मुझसे प्राप्त करने की कोशिश की उन्होंने। तो हमने भी केस का डिटेल्स बताया। केस का फाइल उठा के वो ले गए। कई ऐसे बिना मतलब के भी डॉक्यूमेंट्स ले गए। और मेरे सारे फ़ोन तो पहले ही सीज कर लिए थे। जब हम आंख भी नहीं खोले थे तब वो फ़ोन उठा लिए थे। तो हम किसी से भी बात नहीं कर पाए। और फिर पता चला कि लगभग आप लोग के माध्यम से, आप लोग अब जब बोल रहे थे तभी पता चला कि लगभग कई जगह पे वो लोग सब जगह पे पहुंचे हुए हैं। वहाँ मेरी दादी जी परेशान थी कि क्या हो रहा है। हर जगह मतलब इस तरह का परेशानी, जैसे पता नहीं हम लोग कितने बड़े माफिया हैं, कितने बड़े चोर थीफ हैं, किसका हम क्या लूट लिए हैं।
मतलब लोग और मैं आपके माध्यम से मीडिया चैनल को कहना चाहती हूँ कि सूत्र के हवाले बहुत सारी कहानियां बनाई जा रही है। आप सूत्र के हवाले से कहानियां जो बना रहे हैं और बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं। आप सीधा सीधा जो सही प्रमाण है, एविडेंस है, उसके आधार पे बात करिए, क्या मिला है और उसके आधार पे बात करिए। कोई कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं। कई लोग हमको बताएं कि सूत्र के हवाले से ऐसे ऐसे मीडिया भी चला रही है। तो क्योंकि मीडिया एक चौथा स्तंभ होता है और उस पर बहुत विश्वसनीयता बना रहना चाहिए, क्योंकि चीज़ें तो सच तो सामने आ ही जाता है और ये सारा चीज़ से लोगों के माइंड में जाता है कि सब मिर्च मसाला लगा के बोलते हैं। अम्बा जी, आप ही बताइए कि आपकी आवाज से क्या कुछ ईडी के हाथों लगा है? ईडी क्या क्या कागजात जो है अपने साथ लेकर गई है? कुछ नहीं, बस केस के कुछ फाइल्स, मेरे फोन, घर में और भी 2 फोन एक्स्ट्रा थे वो भी ले गए और एक मेरी बहन का संदूक था वो ले गए। वो जब आती है तो उस पे अपना सामान रखती है और वो फिर वो थंब से ही खुलता है। फिर और तो कुछ नहीं ले गए और उनको कुछ मिला ही नहीं। अच्छा, कल न्यूज बाइस्कोप के माध्यम से एक तस्वीर जो हम अपने दर्शकों को पहुंचा रहे थे, क्योंकि आप कहाँ थी ये किसी को नहीं पता था और लगातार हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि शायद अम्बा प्रसाद हजारीबाग में या फिर रांची में। अचानक से आप खिड़की के समक्ष आती हैं और इशारों में आप कुछ बताने की कोशिश करती है। 4 साइन आपने दिखाया था, एक क्रॉस का और एक विक्ट्री का, तीसरा आपने दिखाया था थंब का और चौथा आपने हाथ हिलाया था। इस चारों का मतलब क्या था? सभी दर्शक जो है वो जानना चाह रहे थे। देखिए, मुझे लगा कि मेरे क्षेत्र की जनता परेशान है, क्योंकि मुझे बहुत प्यार मिलता है क्षेत्र में। बहुत लोग मानते हैं, अपनी बेटी मानते हैं, अपने घर की सदस्य मानते हैं। तो निश्चित रूप से जो मैं अनुभव कर रही थी कि इस समय मेरे पूरे क्षेत्र की जनता परेशान होगी। राज्य में बहुत सारे लोग मुझे चाहते हैं, तो चिंता ज़रूर हो रहा होगा सबको। तो मुझे लगा कि मैं एक बार लोगों तक मैसेज पहुंचा दूं कि सब कुछ ठीक है। और निश्चित रूप से मुझे तो कोई किसी भी चीज़ का वरी होने का या परेशान होने का कोई ज़रूरत ही नहीं था, क्योंकि आज तक मैंने किसी का ना कुछ बिगाड़ा है, ना ही मेरे वैसे संस्कार हैं, ना ही मेरे माता पिता ने मुझे वो सिखाया है, ना ही मैं कभी इस मकसद से कभी इस क्षेत्र में आई हूँ। और ये करके मेरे लाइफ का जो गोल है, जो मेरा लाइफ का एक विजन है, मिशन है, वो मेरे रास्ते में इस तरह की चीज़ें नहीं है। अम्बा प्रसाद इस सिचुएशन को कैसे टैकल करेगी? एक आखिरी सवाल रहेगा। टैकल करेंगे, बहुत कुछ टैकल किए हैं। घर में बहुत कुछ देखा है हमने कि पुलिस का आना घर पे, और मतलब जब प्रोटेस्ट हो रहा था एनटीपीसी के खिलाफ, तो कुछ भी केस करके और किसी भी तरह से घर में बार बार पुलिस का आना, मतलब बहुत सारा चीज़ हमने देखा है। बहुत विपरीत परिस्थिति से गुजरे हैं। ऐसा चीज़ मतलब जब हम एकदम एक स्टूडेंट थे और बैग टांग के जब ट्यूशन जाते थे, तो एक टाइम में बैग टांग के वकील के पास भी जाना पड़ता था। वो दौर से हम गुजरे हैं और कोर्ट गए हैं, कोर्ट में जजमेंट सुने हैं। मतलब ऐसे चीज़ों को देखा है कि मतलब क्या दुनिया में असलियत है और किताबों में क्या है, उसका फर्क महसूस करा है, और क्या लड़ाई हमको लड़ना है उसको आभास किया है। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ बड़कागांव विधायक अम्बा प्रसाद मौजूद थी, क्योंकि सभी के मन में यही सवाल था कि आखिर अम्बा प्रसाद इस सिचुएशन से कैसे टैकल करती है, आखिर अम्बा प्रसाद मीडिया के सामने आकर क्या बोलती है। इनका यही कहना है कि इनको ऑफर बीजेपी की ओर से मिल रहे थे, चाहे चतरा की बात करेंगे या फिर हजारीबाग लोकसभा सीट की बात करेंगे। इनका कहना है कि मैंने ऑफर रिजेक्ट किया और यही वजह है कि ईडी के अधिकारी इनके आवास में पहुंचे। तो कह सकते हैं कि अम्बा प्रसाद ने खुलकर अपनी बातों को बाइस्कोप के समक्ष रखने की कोशिश की और इनका यही कहना है कि ये इस सिचुएशन को टैकल भी करेगी। जी उदय। करिश्मा, फिलहाल आपको भी तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और करिश्मा, लगता है कि दूसरे दिन भी यानी ईडी की टीम आज सुबह सुबह भी आई थी इनके कुछ ठिकानों पर, ऐसा बताया जा रहा था।
वाला जो आवास है इनके, वहां पर ईडी के अधिकारी आज भी पहुंचे हुए हैं। लगातार छापेमारी जो है वहां पर चल रही है, क्योंकि कल हम अपने दर्शकों को लगातार वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे थे जब अंबा प्रसाद के जो रांची वाले आवास है वहां पर ईडी के अधिकारी अहले सुबह पहुंचे थे, और ये भी माना जा रहा था कि लगभग 17 ठिकाने पर एक साथ ईडी की जो दबिश है वो देखने को मिल रही थी। और आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी हजारीबाग वाले आवास में ईडी की जो टीम है वहां पर पहुंची थी और तमाम चीजों को खंगालने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि अंबा प्रसाद ने कहा कि रांची वाले आवास में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, वो लोग आए, तमाम दस्तावेज जो है यहां से लेकर चले गए। तो कह सकते हैं कि दूसरे दिन भी हजारीबाग वाले आवास में लगातार ईडी की जो दबिश है वो देखने को मिल रही है। आने वाले समय में आखिर क्या क्या दस्तावेज जो है ईडी के हाथों मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। उदय जी, चलिए करिश्मा, फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंबा प्रसाद बातचीत कर रही थी बाइस्कोप के साथ और काफी विस्तार से उन्होंने अपनी बातों को रखा है और ये कहा है कि जिस तरह से चुनाव को लेकर उन्हें कहीं न कहीं मनोबल तोड़ने की कोशिश हो रही है, हालांकि इस पर बीजेपी की तरफ से भी जवाब आया है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या अंबा प्रसाद हजारीबाग से अब लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं या कांग्रेस क्या निर्णय लेती है, इस पर सब कुछ निर्भर करेगा। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार।